बिजली की मांग मौसम और दिन के समय के अनुसार बहुत भिन्न होती है। चूंकि थर्मल पावर उत्पादन मांग में बदलाव के लिए लचीले ढंग से अनुकूल हो सकता है, यह बिजली आपूर्ति को बनाए रखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। विभिन्न शक्ति स्रोतों को मिलाकर हम मौसम और दिन के समय की मांग को समायोजित करने के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा प्रदान कर सकते हैं। बेस लोड ऑपरेशन। परमाणु ऊर्जा की तरह कोयले से चलने वाली तापीय ऊर्जा 24 घंटे उत्पन्न होती है और उत्पादन स्थिर रहता है। बिजली की मांग में उतार चढ़ाव का जवाब देने के लिए इसे समायोजित नहीं किया जा सकता है। बेस टू मिडिल लोड ऑपरेशन। बिजली के इन स्रोतों को बिजली की मांग में दैनिक उतार चढ़ाव के लिए लचीले ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया जा सकता है। वे दिन के दौरान काम करते हैं, रात में रुकते हैं और इस पैटर्न को रोजाना दोहराते हैं। मध्य से पीक लोड ऑपरेशन। बिजली की मांग में चोटियों को समायोजित करने के लिए बिजली के इन स्रोतों को समायोजित किया जा सकता है। वे मुख्य रूप से गर्मी और सर्दियों में उच्च मांग की अवधि के दौरान संचालित होते हैं। अन्यथा वे स्टैंड बाय पर रहते हैं और मांग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने पर आरक्षित शक्ति प्रदान करने के लिए किसी भी समय चलने के लिए तैयार रहते हैं। तेल, कोयला और एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन के जलने से बॉयलर में आग लगती है, जिससे उच्च तापमान, उच्च दबाव वाली भाप उत्पन्न होती है। इस भाप का उपयोग भाप टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। स्टीम टरबाइन से जुड़ा एक जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है। उच्च तापमान और उच्च दबाव पर भाप उत्पन्न करने के लिए भारी तेल, एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे ईंधन को बॉयलर के अंदर जलाया जाता है। इस भाप का उपयोग भाप टरबाइन के प्रेरित करने वाला को घुमाने के लिए किया जाता है। यह बिजली उत्पन्न करने वाले टरबाइन से जुड़े बिजली जनरेटर को चलाता है। इस प्रणाली में लगभग 42% से 46% की तापीय क्षमता है और यह आधार से मध्य लोड आपूर्ति के रूप में कार्य करता है। भाप बिजली उत्पादन का उपयोग करने वाले पावर स्टेशन। नानको पावर स्टेशन, मेजुरु पावर स्टेशन, अको पावर स्टेशन, एओई पावर स्टेशन, गोबो पावर स्टेशन, मियाजू ऊर्जा अनुसंधान केंद्र एक लंबी अवधि के नियोजित आउटेज के तहत थर्मोडायनामिक साइकिल का इस्तेमाल करके और वेपर को काम करने वाला पदार्थ के रूप में लेकर एक साइकिल तैयार होता है, उसे वेपर पावर साइकिल कहा जाता है। इसी वेपर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है, उसे स्टीम पावर प्लांट कहा जाता है। थर्मल पावर प्लांट में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी को भाप यानी वेपर में बदला जाता है। इसके लिए बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस भाप की मदद से स्टीम टरबाइन को घुमाया जाता है। स्टीम टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, उसी के मदद से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। एक स्टीम बॉयलर, स्टीम बॉयलर, यह एक पानी से भाप बनाने का वेसल होता है। बॉयलर में ईंधन यानी फ्यूल जैसे कि कोयला और तेल को जलाया जाता है। कंबस्शन की वजह से हीट एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद इसी गर्मी का इस्तेमाल करके पानी को भाप में बदलने की प्रक्रिया की जाती है। 2. स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन। स्टीम बॉयलर में उत्पन्न होने वाली भाप को स्टीम टरबाइन में दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसमें भाप में की ऊर्जा की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और मैकेनिकल एनर्जी का रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है। 3. कंडेंसर, कंडेंसर। स्टीम टरबाइन से निकलने वाली भाप फिर भाप की गर्मी को कम करने वाले यंत्र से गुजरती है, उसे ही कंडेंसर कहा जाता है। कूलिंग वाटर की मदद से उस गर्म हीट को ठंडा किया जाता है। कंडेंस्ड स्टीम को कंडेंसेट कहा जाता है। 4. फीड पंप, फीड पंप। कंडेंसर से आने वाले कंडेंसेट का प्रेशर फीड पंप की मदद से बाया जाता है। यह प्रेशर बॉयलर प्रेशर तक बाया जाता है। यहाँ पर थर्मोडायनामिक का साइकिल पूरा हो जाता है। ऊपर बताए साइकिल को पूरा करने के लिए 2 वेपर साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। 1. रैंकिन साइकिल, रैंकिन चक्र की पूरी जानकारी के लिए ये पढ़े। 2. कार्नोट वेपर साइकिल। 3. रिजेनरेटिव साइकिल, थर्मल पावर प्लांट वर्किंग। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें कोयले की ऊर्जा का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा को कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस पावर प्लांट के में देखें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। किसी भी पावर प्लांट का उद्देश्य यही होता है कि उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न हो। थर्मल पावर प्लांट में पहली जरूरत होती है कोल यानी कोयले की। कोल बेस्ड पावर प्लांट में कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे अच्छे से रखने के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। कोल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्लांट के 30 से 40% हिस्से का इस्तेमाल कोल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। अगर किसी वजह से कोयले का प्लांट तक आना संभव नहीं होता है तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लगभग 30 दिनों तक चले उतना कोयले की भंडार या स्टोरेज करके रखा जाता है।
कोयले के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए क्रशर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पल्वराइजर में कोयले को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कोयले को फर्नेस में डाला जाता है, वहां पर कोयला जलाया जाता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाता है। इस गर्मी को बॉयलर में दिया जाता है ताकि बॉयलर में का पानी गर्म हो सके और स्टीम उत्पन्न हो सके। बॉयलर में उत्पन्न होने वाले स्टीम का प्रेशर 250 बार और तापमान लगभग 600 होता है। इस भाप को फिर टरबाइन में दिया जाता है। उस टरबाइन को जनरेटर जुड़ा होता है, उन दोनों के बीच में गियर बॉक्स भी जोड़ा जाता है ताकि गति को एक जैसा रखा जा सके। टरबाइन के घुमाने से जनरेटर घुमाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। थर्मल पावर प्लांट में कौन से घटक यानी कंपोनेंट होते हैं और उनका काम क्या है, वो विस्तार से नीचे दिखाया गया है। 1. कोल हैंडलिंग। कोयला एक महत्वपूर्ण घटक है। दिन भर में बहुत सारे कोयले की जरूरत पड़ती है। उसके लिए कोयले का लगातार आना जरूरी होता है। कोयले को प्लांट तक लाने के लिए शिप्स का रेलवेज, रोड या फिर पाइपलाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्लांट समुद्र के नजदीक हो तो कोयले को सीधे शिप में से कन्वेयर बेल्ट की मदद से प्लांट तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नदी के माध्यम से भी कोल को पहुंचाया जाता है, लेकिन भारत में नदी से कोयले को पहुंचाना संभव नहीं है। अगर कोयले को पाइपलाइन से पहुंचाया जाए तो वो बहुत तेजी से होगा और खर्चा भी कम आएगा। इसमें कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोल की चोरी भी नहीं होगी। कोल हैंडलिंग सिस्टम स्टेप्स। 1. कोल डिलीवरी। इसके लिए शिप्स, बोट, रेल ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर यह उपलब्ध नहीं होता है वहां पर ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2. अनलोडिंग। अनलोडिंग। कोल के अनलोडिंग के लिए कोल की डिलीवरी किस तरह होती है उस पर निर्भर होता है, जैसे कि कोल टावर्स, अनलोडिंग ब्रिजेस, कोल एक्सेलरेटर, पोर्टेबल कन्वेयर्स, सेल्फ अनलोडिंग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 3. प्रेपरेशन। कोल का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, इसलिए उसके हिसाब से उसको अलग अलग किया जाता है ताकि उसे अच्छे से प्रोसेस किया जा सके। 4. ट्रांसफर ऑफ कोल। कोल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बेल्ट कन्वेयर्स, स्क्रू कन्वेयर, बकेट एलेवेटर, ग्रैब बकेट एलेवेटर, फ्लाइट कन्वेयर्स और स्क्रेपर्स, स्किप होइस्ट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। 5. स्टोरेज ऑफ कोल। कोल को अच्छे से स्टोर करना जरूरी होता है। इसके लिए आउटडोर स्टोरेज, इसमें स्टॉकिंग कोल इन पाइल्स, अंडरवाटर स्टोरेज आते हैं, साथ ही साथ क्लोज्ड और लाइव स्टोरेज आता है। 6. इन प्लांट हैंडलिंग। इसमें जिस कोल का इस्तेमाल किया जाने वाला है उस कोल को फर्नेस तक की प्रक्रिया शामिल होती है। 7. क्रशर। इसका इस्तेमाल कोल को और छोटे टुकड़ों में करने के लिए किया जाता है। कोल क्रशर में कोल के 25 अम से 30 अम के आकार के टुकड़े बन जाते हैं। 2. पल्वराइजर। पल्वराइजर सिस्टम का इस्तेमाल बड़े पावर प्लांट में किया जाता है, जैसे कि 100 MW के ऊपर वाले पावर प्लांट। पल्वराइजर का काम होता है कि वो कोल को बहुत छोटे टुकड़ों में करे, यानी कि पाउडर की तरह। इसके कारण कोयला बहुत जल्दी जल जाता है। पल्वराइजर की वजह से कोयला जल्दी जलता है और बहुत ज्यादा हीट को उत्पन्न करता है। पल्वराइजर के कुछ फायदे हैं, जैसे कि इसकी वजह से धुआं उत्पन्न नहीं होता है, लोड की मांग को बहुत जल्दी पूरा करती है, इसमें ऐश हैंडलिंग की समस्या नहीं रहती है। राख निपटाने की आवश्यकता। 1. ऐश यानी राख धूल ही होती है, इसलिए इसके साथ कम करना बहुत कठिन हो जाता है। यह धूल आंखों में जाए तो उसकी वजह से आंख में जलन होने लगाती है। 2. अगर ये धूल किसी चीज पर बहुत ज्यादा दिनों तक बनती रहे तो उसकी वजह से कन्वेइंग उपकरण खराब हो सकते हैं, इनमें लगी चैन सिस्टम खराब हो सकती है। 3. जब ऐश फर्नेस से बाहर आती है तब वो बहुत गर्म होती है, इसलिए इसको ठंडा करना जरूरी होता है। 4. अगर राख पानी के साथ मिल जाए तो करोसिव एसिड तैयार होता है। अच्छे ऐश हैंडलिंग प्लांट कैसा होना चाहिए? 1. इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण कोरोजन और वाटर रेजिस्टेंस होने चाहिए। 2. प्लांट में से कम आवाज होनी चाहिए। 3. फर्नेस से बहुत ज्यादा ऐश बाहर निकलती है, इसलिए उसको संभालने की क्षमता होनी चाहिए। 4. फर्नेस से निकलने वाले ऐश को कन्वेयर की मदद से दूसरी जगह ले जाना चाहिए। 5. इसके रखरखाव का और इसकी पूरी लागत और ऑपरेशन का मूल्य कम होना चाहिए। 4. बॉयलर। इसे स्टीम जनरेटर या फिर बॉयलर भी कहा जाता है। इसमें पावर को जनरेट करने के लिए स्टीम की जरूरत होती है। इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 के अनुसार बॉयलर एक बंद दबाव से भरा वेसल जिसमें बहुत सारा प्रेशर हो और जिसका इस्तेमाल भाप बनाने में किया जाए। बॉयलर स्टील से बना होता है क्योंकि पावर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा भाप की जरूरत होती है और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। बॉयलर बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो कि नीचे दिखाए गए हैं। 5. कंडेंसर। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना हो तो उसके लिए हीट को उसके मैक्सिमम प्रेशर पर और तापमान पर देना होगा, जैसे कि रैंकिन साइकिल में होता है। जो टरबाइन से स्टीम निकलती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है।
बेक प्रेशर में जो कमी आती है उस कमी को दोबारा अच्छा करने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से प्लांट के आउटपुट में बढ़त आती है। कंडेंसर एक हीट ट्रांसफर यंत्र है। 6 कूलिंग टावर एंड कूलिंग पॉन्ड्स। कंडेंसर में स्टीम कप कंडेंस करने के लिए पानी का लगातार आना जरूरी होता है। जो पानी घूम के आता है उसका तापमान ज्यादा होता है। उस पानी को जल्द से जल्द ठंडा करना जरूरी होता है ताकि उसका इस्तेमाल फिर से किया जा सके। बड़े जो पावर प्लांट होते हैं यानी कि 100 MW, उनमें लगभग 15x 10⁵ लीटर एक दिन में। 7 इकोनोमाइजर्स। यह एक हीट एक्सचेंजर यंत्र है और इसका इस्तेमाल पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए गैसेस की वेस्ट हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। लगभग 1% एफिशिएंसी में बढ़त आती है पर 5 के बढ़ने से। इसकी वजह से टेम्परेचर स्ट्रेस कम हो जाता है। इसकी वजह से कार्यक्षमता बढ़ती है और खर्च भी थोड़ा कम हो जाता है। 8 एयर प्रीहीटर। हवा को फर्नेस में जाने से पहले गर्म किया जाता है, इसी को एयर प्रीहीटर कहते हैं। इसकी वजह से हीट कंबस्शन का रेट बढ़ जाता है और फ्लेम का तापमान भी बढ़ जाता है। फ्लेम का तापमान बढ़ने के कारण ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है और उसके कारण बॉयलर जल्दी गर्म हो जाता है। आमतौर पर फ्यूल को जलाने के लिए जितनी हवा लगाती उससे कम हवा की जरूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल करके लो ग्रेड फ्यूल को भी जलाया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी वजह से कार्यक्षमता बढ़ती है और खर्च भी थोड़ा कम हो जाता है। 9 स्टीम टरबाइन। जब स्टीम बॉयलर से निकलती है तो उसके बाद वो सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर में जाने के बाद उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और तापमान भी बढ़ जाता है। उसके बाद इस स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है। उधर ये स्टीम टरबाइन के ब्लेड पर प्रहार करती है। स्टीम के प्रेशर की वजह से ब्लेड घूमने लगते हैं। इसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। इस टरबाइन को ऑल्टरनेटर जुदा होता है और उसी टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। 10 ऑल्टरनेटर। इसका कम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। यह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कार्य सिद्धांत पर काम करता है। ऑल्टरनेटर में रोटर को टरबाइन की मदद से घुमाया जाता है। उसकी वजह से स्टेटर में एम्फ उत्पन्न होता है और आगे जाके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाद में ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। वहां पर उसको स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और उसके बाद हमारे घर तक बिजली पहुंच जाती है। 11 चिमनी। चिमनी की ऊंचाई 60 से 100 मीटर तक हो सकती है और यह पावर प्लांट का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है क्योंकि इसका कम होता है कि इस्तेमाल गैसेस को पावर प्लांट के बाहर ले जाता है। 12 डस्ट कलेक्टर सिस्टम। कोल की मदद से चलने वाले बॉयलर में कोल के पूरी तरह से जलने के बाद कुछ घटक बच जाते हैं, उसे डस्ट या स्मोक कहा जाता है। अगर इस डस्ट को चिमनी के जरिए बाहर निकल दिया जाए तो उसकी वजह से बाहरी वातावरण खराब हो सकता है।